बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो एक इंतहाई अहम तरीन लेक्चर है, स्पेशली सीपीसी के हवाले से। आप सब लोग जानते हैं कि जैसे कि अभी जो पाकिस्तान में सीपीसी है उसके हवाले से एक बहुत बड़ा जो है वो अमेंडमेंट आया है, जिसको आप एक लैंडमार्क अमेंडमेंट इन सीपीसी कह सकते हैं। कि जब से 1908 से ये सीपीसी बना, इन्फोर्स हुआ, तब से लेकर अब तक अगर कोई मेजर अमेंडमेंट आई है तो वो ये अमेंडमेंट है कि जो कि 1 नवंबर 2020 पंजाब के अंदर जो है उसका वो इन्फोर्समेंट हुआ। कुछ जनरल बातें, क्योंकि इस अमेंडमेंट को लेकर बहुत सी स्पेशली जो वकला तबका जो है उसके अंदर बहुत बेचैनी पाई जा रही है, और उसके हवाले से जब ये पंजाब में एप्लीकेबल हुआ तो यहाँ पर आपको स्ट्राइक्स नज़र आ रही हैं, और उसके अलावा अगर ये जो केपीके के अंदर एप्लीकेबल हुआ तो वहाँ पर भी आपको वकला की तरफ से इसमें स्ट्राइक्स नज़र आई, और जिसमें इसको कुछ ऐसा बनाकर पेश किया जा रहा है कि पता नहीं क्या हो क्या गया है, और बिल्कुल एक इसको नेगेटिव सेंस में लिया जा रहा है। तो आल दो कुछ थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें इसमें ज़रूर हैं कि जिनको मज़ीद बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर मैं कहूँ कि ये जो अमेंडमेंट है इसको बहुत पहले से आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो जो एक हमारे दरमियान एक जो है हमने कंसेप्ट बनाया हुआ है कि जो सिविल सूट्स हैं वो आपके जनाब आपको विरासत में मिलते हैं, दादा से आपके बाप को, और आपके बाप से आपको, और आपसे आपकी औलाद को एक मुकदमा विरासत में मिलता है। तो वो जो एक सिविल प्रोसीजर और एक जो सिविल जस्टिस सिस्टम के अंदर फ्लाज, और एक स्पेशली जो हमारा जो सिविल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक स्लोनेस का एक जो आंसर पाया जाता है, कि जिसकी वजह से कोई भी केस जो है वो डेकेड्स ले जाता है अपने फाइनल डिसीजन तक पहुंचते पहुंचते। तो इनफैक्ट ये जो जजमेंट, ये जो अमेंडमेंट है, ये उन तमाम इश्यूज़ के लिए, उनको सॉल्व आउट करने के लिए, और इसको नेगेटिव लेने की बजाय अगर हम इसको पॉजिटिव लें और इसको और ज़्यादा बेहतर बनाएं, तो मैं कहता हूं कि ये एक इंतहाई बेहतरीन अमेंडमेंट है कि अगर इसको इसके ट्रू सेंस में एप्लीकेबल किया जाए तो वो लोग जो मिसयूज़ करते हैं प्रोसेस ऑफ द कोर्ट को। अभी आप लोग जो प्रैक्टिस में आप सब लोगों को पता है कि एक सिंपल समन जारी करते कराते या अपोजिट पार्टी को बुलाते बुलाते 6 से 7 महीने हो जाते हैं, फिर कहीं जाकर अपोजिट पार्टी आती है। क्योंकि एक जो प्रोसीजर करंटली चल रहा है, जो इन प्रैक्टिस हम लोग जाकर देखते हैं कि जी पहला समन, दूसरा समन, तीसरा समन, फिर चिस्पानदगी, फिर अखबार इश्तिहार, फिर उसके नुमाइंदे को बुलाना, फिर कहीं जाके आके कोर्ट जो है वो किसी तरफ जाने का सोचता है। और अगर आप गलती से जाके अदालत को कहते हैं जनाब को अखबार इश्तिहार जाते साथ करवा दें, तो अदालत कहती है कि पहले समन होगा, वो समन के बारे में मुझे पता चलेगा, तो 1 TCS 2 TCS। और ऐसे कई केसेस मैंने खुद भी किए हैं कि जिसमें 7 बार समन भेजने के बावजूद जो है वो फिर भी केस वहीं का वहीं पे खड़ा होता है। तो इस अमेंडमेंट के आने के बाद ये जो एक मॉडर्न डिवाइसेस और एक जो मॉडर्न इरा उसका जो एक टच है वो भी इस सिविल प्रोसीजर के अंदर लग जाएगा, और एक स्मूथ और स्पीडी प्रोसीजर। और अगर हम बात करते हैं लॉयर्स की, तो इसमें तो लॉयर्स का भी फ़ायदा है, क्योंकि जो आपको पता है कि नॉर्मली वकील क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो केस के हिसाब से फ़ीस चार्ज करते हैं। और अगर वो केस लेंथी होता जाएगा तो हमारा ही नुकसान है ना, कि हमने एक फ़ीस ली है। अगर वो केस 6 महीने में ख़त्म हो जाता तो 6 महीने में फ़ीस हमारे पास आ जाती। अब अगर वो 6 साल चलेगा तो फ़ीस वन सी मिलेगी, बाद में वही पेशी के ऊपर 1000-500 रुपये की खतर। अगर आपने अपने क्लाइंट को भी तंग करना है, ख़ुद अपनी वर्थ भी ख़राब करनी है, तो वेल एंड गुड, फिर आप लोग एहतजाज करें इसके बारे में, और खूब एहतजाज करें अगर आप ये चाहते हैं कि सिस्टम ऐसे कैसा रहे। इस अमेंडमेंट के आने से एक जो जनरल ऑब्जर्वेशन है मेरी, जो कि मैंने छोटी सी रिसर्च भी की थी, तो केस रेशो बढ़ जाएगी। तो वो जो वकला परेशान हो रहे हैं कि जी हमारे केस कम नहीं होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। उसका रीज़न कि वो तमाम लोग जो भी इस वजह से सिर्फ केस लेकर कोर्ट में नहीं आते कि यार इतने साल गुजर जाएंगे, फ़ायदा क्या है, बाहर बैठ के सेटलमेंट करते हैं, कोई कंप्रोमाइज़ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जब ये अमेंडमेंट आएगी, जब लोगों को पता चलेगा कि जनाब मैक्सिमम 6 महीने हमारा जो केस है वो क्या हो जाएगा, वो हल हो जाएगा, हर वो बंदा जो कभी अदालत में आने का नहीं सोचता वो कोर्ट पे आएगा, उसको कोर्ट पे ट्रस्ट बढ़ेगा। और जब वो कोर्ट में आएगा, उसका कोर्ट पे ट्रस्ट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली वो कोर्ट किसी एडवोकेट के ज़रिए से आएगा। तो उसको सियासत का रंग देकर, एक नेगेटिव रंग देकर इन चीज़ों को, और इसमें एक और चीज़ जो काम की, जो स्पेशली जो मेरे यंग लॉयर्स हैं उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो वो भी अपने जो है ना सीनियर्स के पीछे खड़े होकर
एहतजाज और अपना टाइम ज़ाया करने के बजाय अपना फ़ायदे की तरफ चले। डेफिनेटली जब कोर्ट में ये है कि जो आर्ग्यूमेंट की डेट है, डिफेंडेंट कौंसल, प्लेंटिफ कौंसल हैज़ टू आर्ग्यू ऑन द सेम डेट, उसका इफेक्ट क्या होगा अगर उसने सेम डेट पर आर्ग्यू करना है और कोई चांस नहीं मिलेगा, राइट टू डिफेंड क्लोज हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो एक हमारी कोर्ट की एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जूनियर सिर्फ पहले 2 साल जाता है कि जी वो आर्ग्यू सीनियर करेंगे, जी सीनियर मौजूद नहीं है, वो दूसरी अदालत में, जी वो हाई कोर्ट में, जी वो सुप्रीम कोर्ट में, जब तक वो नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और उस पर फिर पेशी हेयरिंग, नेक्स्ट एडजॉर्नमेंट, वो किससे ख़त्म हो जाएंगे सारे के सारे। और वो ख़त्म कैसे हो जाएंगे जब मुझे पता है कि अगर कल इस चीज़ पर आर्ग्यू ना हुआ तो कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मैं अपने जूनियर को वो पॉइंट्स बताऊंगा कि यार जाओ और कल इसके ऊपर ये पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आप जाकर आर्ग्यू करो, क्योंकि मैंने जो है वो कल हाई कोर्ट के अंदर एक केस करना है, सो तुम जाओ और तुम जाकर वहाँ पर आर्ग्यू करो। तो वो जाकर वहाँ पर क्या करेगा, वो जाकर वहाँ पर आर्ग्यू करेगा। और मैं वैसे एक थोड़ा सा सोच रहा था, है तो एक अभी मेरे जहन में एक आइडिया है कि जैसे हमने एक पाबंदी लगाई हुई है कि जनाब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिनिमम 2 ईयर्स की प्रैक्टिस चाहिए, एंड ऑन द अदर साइड आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए कुछ 7 साल प्लस की प्रैक्टिस चाहिए। तो ये क्यों ना किया जाए कि जिन लोगों की एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर प्रैक्टिस है, 10 ईयर्स एंड प्लस है, तो वो हाई कोर्ट उसको लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस से जो है ना उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए, दैट लोअर कोर्ट मस्ट बी ओपन फॉर द यंग लॉयर्स, कि भाई ये सिर्फ यंग लॉयर्स का फोरम है, यहाँ पर यंग लॉयर्स जो लेस प्रैक्टिस वाले लोग हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। सीनियर्स के लिए जो फोरम है वो हायर फोरम मौजूद है, वो अपने फोरम के मुताबिक जाए, अपनी डिग्निटी के मुताबिक वो वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करें। लेट दिस फोरम वेकेंट फॉर द यंग लॉयर्स, फॉर द जूनियर्स, तो चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी। अगर हम थोड़ा सा इस पॉजिटिव साइड पर निकले तो हम प्रोसीजर्स को और ज़्यादा आसान कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो बेसिकली जो इशू है इस अमेंडमेंट के अंदर कि ये थोड़ा सा मिक्सचर भी हो गया कि ये जो 1 नवंबर 2020 को इन्फोर्स हुई अमेंडमेंट, तो इसमें एक थोड़ा सा मिक्सचर आ गया कि इनफैक्ट एक जो अमेंडमेंट है वो 20 मार्च 2018 तब से ऑन बोर्ड है, वो उस वक्त उसको लाया गया इन्फोर्स करवाने के लिए, और फिर एक अमेंडमेंट आई 29/4/2020 को एक ऑर्डिनेंस की सूरत में। तो वैसे तो इन दोनों अमेंडमेंट्स के अंदर बहुत से प्रोविजंस हैं जो चेंज किए गए हैं, सब्स्टिट्यूट किए गए हैं, ओमिट किए गए हैं, इंसर्ट किए गए हैं बहुत से आर्टिकल्स, बट हमने अपना फोकस किस पे करना है। आज का जो हमारा लेक्चर है, इनफैक्ट इसमें हम क्योंकि सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते थे, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी आज के लेक्चर में हमारे पास आएंगी वो कौन सी होंगी कि हमने इन दोनों अमेंडमेंट्स के अंदर से स्पेशली जो हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के हवाले से आर्टिकल 4 था, उसके साथ जो 4A इंसर्ट किया गया है, ये 20(3) को इंसर्ट किया गया था। तो ये 20(3) को जो 4A इंसर्ट किया गया था, इसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के ऑर्डर में क्या अमेंडमेंट आई थी। फिर सेकेंडली जो अभी न्यूली अमेंडमेंट है जो हमारी थ्रू ऑर्डिनेंस जो है वो उसको प्रमलगेट किया गया था अप्रैल 2020 के अंदर, इसमें 26A 26B कि ये 26A 26B ने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को कैसे अमेंड किया, और फर्दर जो है वो 4A। तो अब जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का जो प्रोसीजर है, इट हैज़ बिन टोटली चेंज्ड विद द इंसर्शन ऑफ 4A एंड 26A एंड 26B। फिर उसके बाद सेकेंडली हमारे पास जो ऑर्डर 5 था समन्स के मुतल्लिक, उसके अंदर रूल 2(5) अमेंड हुए, सब्स्टिट्यूट हुए, और फिर 10A की सूरत में एक नई अमेंडमेंट आई 20(3) को जो है वो जो 20 मार्च वाला 2018 वाला। फिर 27A एक मेन अमेंडमेंट जो अभी इस लेटेस्ट अमेंडमेंट के ज़रिए से, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है क्योंकि इनफैक्ट रेलेवेंट जब तक हम सेक्शन को रेलेवेंट ऑर्डर के साथ मिलाकर नहीं पढ़ेंगे हमें इसकी समझ नहीं आएगी। दैट्स में मैंने क्या किया है, रेलेवेंट ऑर्डर को रेलेवेंट सेक्शन के साथ मिक्सअप किया है ताकि हम लोग इस प्रोसीजर को आसानी के साथ समझ सके दैट व्हाट इज़ द न्यू प्रोसीजर फॉर सिविल सूट्स इन पाकिस्तान एज बट नॉट इन पाकिस्तान। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, इनफैक्ट यहाँ पर भी क्या है कि आपको पता है कि अभी जो अमेंडमेंट इन द CPC इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल असेंबली ने ये सारी अमेंडमेंट्स करनी है और इसमें चेंजेस लेकर आनी है। तो क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली ने इसमें अमेंडमेंट करनी है, चेंजिंग लेकर आनी है इसके अंदर,
तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर ये है कि एक अमेंडमेंट फरवरी 2020 के अंदर आई थी जो कि एप्लीकेबल थी फॉर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओनली एंड इट वाज पास बाय द नेशनल असेंबली, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने भी इश्यूज है उसको नेशनल असेंबली जो है वो टैकल करता है। और ये जो अमेंडमेंट आपकी पंजाब जो उसमें है हाई कोर्ट के हवाले से है, वो गवर्नर ऑफ पंजाब और पंजाब प्रोविंशियल असेंबली जो है वो डेफिनेटली वो उसको पास कर रही है। और ऑन द अदर साइड जो केपीके के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं वो डेफिनेटली केपीके असेंबली। तो इसके अंदर क्या चीज़ है, अभी तक बलूचिस्तान के अंदर इस हवाले से कुछ नहीं है, सिंध में भी अभी तक इन्फोर्समेंट डेट नहीं आई, बट ये प्रोसेस चल रहा है टू अमेंड द सीपीसी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अ लिटिल बिट ऑलमोस्ट सेम है प्रोसीजर, बट कुछ थोड़े बहुत प्रोसीजरल चेंजेस जो है वो आपके प्रोविंस टू प्रोविंस जो है वो डिफर करेंगे। आज मेनली जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा डिस्कस करेंगे, वो हम एक्चुअली तो डिस्कस करेंगे पंजाब के अमेंडमेंट्स, बट ये जो अमेंडमेंट्स 26A 26B और उसके बाद 27A की सूरत में आपके पंजाब में 29 अप्रैल 2020 को आई थी, यही सेम अमेंडमेंट फरवरी के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नेशनल असेंबली ने पास किए थे। और ऑलमोस्ट वही सेम अमेंडमेंट्स जो है वो पंजाब असेंबली ने 29 अप्रैल को पास किए और फिर उसको 2018 के अमेंडमेंट के साथ इकट्ठा किया और 1 नवंबर 2020 से उसको एप्लीकेबल किया है। अब पूरी कोशिश की जा रही है कि एप्लीकेबल ना हो, बट होप सो कि जो इसमें पॉजिटिव चेंजेस हैं उनको एप्लीकेबल होना चाहिए विद स्लाइट चेंज। और एक जो मिसकंसेप्शन, एक इनफैक्ट वो जो मिसकंसेप्शन है वो क्रिएट भी थोड़ा सा इस लॉ के ज़रिए से, अगर उसको मज़ीद क्लैरिफाई किया जाए तो ये और बेहतर तरीके से जो हमारे सिविल इश्यूज़ हैं सिविल जस्टिस के, उसको ये डिस्कस कर सकता है। तो उसके बाद अमेंडमेंट्स जो आई हमारी सेक्शन 96, 106 और 115 जो आपका अपील और रिवीजन के हवाले से है, उस प्रोविजन के अंदर अमेंडमेंट आई। फिर सब्स्टिट्यूशन होगी आर्टिकल 141 की, हमारा जो आर्टिकल 141 था मिसलिनियस प्रोसीडिंग के हवाले से, उसमें एक चेंज आया। फिर ऑर्डर 7 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के हवाले से, ऑर्डर 8 के अंदर कुछ अमेंडमेंट आई और फिर इंसर्शन हुई एक न्यू ऑर्डर की 11A की सूरत में। और उसके बाद ऑर्डर 21 रूल 10 में जो एक तब्दीली आई है, ये हमारे आज के लेक्चर का बेसिक फोकस है। तो एक चीज़ पहले आपको मैंने क्लियर कर दिया कि ये अमेंडमेंट डिफरेंट प्रोविंसेस डिफरेंट हाई कोर्ट्स में आ रही है और उसके जो कंसर्न्ड जो असम्बलीज़ हैं वो इसको पास कर रही है। तो थोड़ा बहुत इसमें चेंज, अगर मैं पंजाब के हवाले से पढ़ा रहा हूँ तो अगर आप कोई और अमेंडमेंट लेकर बैठे होंगे तो शायद आपको कुछ चेंज फील हो, तो एटलीस्ट यू हैव टू चेक दैट कि आप कौन सी अमेंडमेंट लेकर बैठो, क्या वो वाकई पंजाब की ही अमेंडमेंट है। हाँ, इसमें एक दो चीज़ें आपको मैं और भी बता दूं कि बड़ा एक कॉमन मैंने देखा है कि एक इसका उर्दू वर्जन भी चल रहा है और इंग्लिश वर्जन भी चल रहे हैं। और उर्दू वर्जन के अंदर नो डाउट किसी ने बहुत अच्छी एफर्ट्स तो की थी, बट अगर थोड़ा सा उसको क्रॉस चेक कर लेता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि उसमें बहुत से जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो गलत लिखे हुए हैं। जो अमेंडमेंट ऑर्डर 8 की है उसको ऑर्डर 7 में डाला हुआ है, जो 11 की है उसको 10, मतलब वो थोड़ा सा वो मिक्सअप हुआ है। तो आप लोगों ने स्पेशली वो लोग जो अभी ये सिविल जज का जो न्यू एग्ज़ाम है 17 नवंबर वाला, तो वो लोग इस चीज़ को खसूसी, मैं भी एक वो कॉपी शेयर कर दूंगा जिसकी एक अपडेटेड कॉपी है कि जिसमें एग्जैक्ट जो है वो ये जो ऑर्डर्स और जो अमेंडमेंट्स है वो मौजूद है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो 4A है, 4A ऑर्डर के इंसर्ट होने से आखिर कौन से ऐसे चेंज हैं जो इस प्रोसीजर के अंदर आए हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप जहन में रख लें कि आपका जो ऑर्डर 4 है वो सब्स्टिट्यूट हुआ है और उसके बाद जो ऑर्डर 4A है वो न्यू इंसर्ट हुआ है। 4A जो ऑलरेडी था वो सब्स्टिट्यूट तो हुआ है लेकिन वो कोई ख़ास उसमें चेंज नहीं आया। उसमें एक तो वही चीज़ है कि जनाब कोई भी जो आपका सूट है वो बाय प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट फाइल होगा, बट पहले वहाँ पर लिखा होता है कि एवरी जज। अब वो एवरी जज जो है उसको चेंज करने के बाद वहाँ पर एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव जज, जो सबसे बड़ा इशू एक चल रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज का एक इशू चल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज ये क्या एक नई चीज़ जनाब आ गई है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जज के हवाले से भी आज हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या ऐसी चीज़ आई है। तो यहाँ पर उसमें था कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव जज उस केस को आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़, पहले मैं आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव जज का थोड़ा सा प्रोसीजर बता लूँ, फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। अभी जो एक करंट जो इसको एक इस अमेंडमेंट से जो मतलब समझा जा रहा है, जिस वजह से थोड़ा बहुत एहतजाज भी है, वो क्या है कि कोई भी जो सूट है, अगर हम पंजाब की बात करें तो इट विल बी फाइल्ड बिफोर द सीनियर सिविल जज। अब ये हमें पता है कि दैट पहले भी यही प्रोसीजर था,
कि कोई भी जो सूट है वो फाइल किया जाता था सीनियर सिविल जज को। तो हम कह सकते हैं कि सीनियर सिविल जज, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज के वो फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं, तो वो खुद नहीं सुन रहा था, बल्कि वो क्या कर रहा था, वो आगे फर्दर उस केस को मार्क कर देता था रेलेवेंट सिविल जज की तरफ। बट यहाँ पर जो अमेंडमेंट आई है वो ये आई है कि जो सीनियर सिविल जज होगा वो उस केस को मार्क करेगा, मीन्स उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, और किसके पास फॉरवर्ड करेगा, वो फॉरवर्ड करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास। एक इसमें जो अमेंडमेंट आई उसमें एक जो नई चीज ऐड की गई वो है एडमिनिस्ट्रेटिव जज, और ये अथॉरिटी दी गई किसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अथॉरिटी दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी लिमिट्स ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट शैल नॉमिनेट एज मैनी एज एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस, जो रिक्वायर्ड होंगे वो उसको नॉमिनेट करेगा। अब प्रैक्टिस में भी क्या हो रहा है कि ये जो सीनियर सिविल जज है यही नॉर्मली क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज के फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है, और ये पहले भी कर रहा था। तो कान को ऐसे करके पकड़ने की बजाय अगर यहीं पे एक स्लाइट सा चेंज लाया जाता और इसको अमेंडमेंट को क्या किया जाता, इस अमेंडमेंट को यही किया जाता कि जी सीनियर सिविल जज इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव जज। और अभी भी क्या है, इन प्रैक्टिस क्या हुआ, इन प्रैक्टिस यही हुआ है कि वो सीनियर सिविल जज ही एडमिनिस्ट्रेटिव जज के तौर पर वो सब कुछ कर रहा है। तो फिर ये एक जो कंसेप्ट अब बाज कोर्ट्स में क्या है कि जनाब वो किसी ने वो ये कर दिया कि अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है वो नॉमिनेट कर दिए। अब वो केस आता है सीनियर सिविल जज के पास, वहाँ से चला जाता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास, वहाँ से वो जाता है ट्रायल कोर्ट के पास। तो इसकी बजाय अगर हम इसमें ये चेंजेस करते, खैर हम तो चेंजेस करते तो नहीं पढ़ना जा रहे, हम तो जो चेंजेस हुई है वो पढ़ने जा रहे हैं, बट एक ओपिनियन है मेरा कि अगर हम इसको ये करते कि यही जो सीनियर सिविल जज था इसी को ही हम कह देते कि भाई प्रॉपर यही एडमिनिस्ट्रेटिव जज है और ऑल तो यही वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये चीज़ हम निकाल देते यहीं से, और हम कहते कि भाई पहले कुछ इस तरह होता था कि जब भी कोई मुकदमा सीनियर सिविल जज के पास जाता है वो उसको मार्क करता है, किसके पास मार्क करता है, रेलेवेंट ट्रायल जज, और वो ट्रायल जज कौन होता है, वो ट्रायल जज हमारा होता है सिविल जज, जो भी एक रेलेवेंट होता है उसको वो भेज देता है। ये एक एग्जिस्टिंग प्रोसीजर था कि वो सीनियर सिविल जज को हमने मुकदमा फाइल किया और उसने बगैर कुछ सुने बस सिर्फ, तो अब अगर यहाँ पर भी एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर उसने कुछ करना ही नहीं था तो वो सुपरिटेंडेंट ही किसी के पास भेज देता, एक सीनियर सिविल जज को ये फंक्शन इंटरेस्ट करने की क्या जरूरत थी। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं विच नीड टू बी रेगुलराइज्ड कि जिसको एटलीस्ट जो है ना, एक बार मैं कहता हूँ कि ये भी जो अमेंडमेंट है थोड़ी सी इसको एक बार और खोल के जो है ना खंगाल दे सीपीसी को, इसमें से तमाम जो इरेलेवेंट चीज़ें उनको निकाले और एक टू द पॉइंट एक ऐसा सिविल प्रोसीजर बनाए जो स्मूथ हो, जो इसको और ज़्यादा आसान कर दे प्रोसीजर को। तो खैर इसमें अगर यही होता कि अभी हमने क्या कर दिया, इसमें एक चीज़ जो ऐड की गई है, जो असल में एक चीज़ मैं आपको और भी बताता चलूँ यहाँ पे कि इनफैक्ट ऑर्डर 10, 11 और 12 ये जो ऑर्डर्स हैं 10, 11, 12, 13 और 14 तक, इसमें हम क्या करते थे, जब हम प्रोसीजर में जाते थे हम दावा फाइल करते थे इंस्टीट्यूशन के लिए। ऑर्डर 4 आ गया, ऑर्डर 5 में मैं आपको छोटा सा एक प्रीवियस प्रोसीजर के साथ मैं आपको इसको कंपेयर करके बताता हूँ, फिर आपको ये चीज़ थोड़ी सी बेहतर तरीके से समझ आएगी। इनफैक्ट है क्या हमारी जो ट्रायल है ना, सिविल ट्रायल, अगर हम सिविल ट्रायल की बात करें तो ये सिविल ट्रायल इनफैक्ट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। आपका ये जो सिविल ट्रायल है ये क्या है, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा इसका कौन सा है, इट इज कॉल्ड द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। अब ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में क्या आता है, और एक आपका होता है ट्रायल। अब ये ट्रायल और प्री ट्रायल, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर जो है वो जुडिशियल एग्जाम्स में आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स। तो बंदा कहता है यार ये प्री ट्रायल वाला मैंने कब पढ़ा था। तो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग क्या है कि जो आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हुआ, अभी हमारा जो ऑर्डर है, ऑर्डर 4 में हमने क्या किया, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कर दिया। उसके बाद ऑर्डर 5 में क्या हुआ, ऑर्डर 5 में हमने कर ली समनिंग, और ऑर्डर 4 ने कहा कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा,
वो होगा जनाब एज पर ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7। ये एक प्रीवियस प्रोसीजर है कि ऑर्डर 4 के तहत इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होगा, ऑर्डर 5 के तहत समनिंग होगी, और ऑर्डर 6 और 7, ये ऑर्डर 4 ने ये भी बताया कि जो आपका जो प्रोविजंस हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, एसेंशियल्स हैं ऑर्डर 6 और 7 के, वो फुलफिल होने चाहिए। कहाँ पर? वो ऑर्डर 4 के अंदर फुलफिल होने चाहिए। अब यहां पर आगे फर्दर क्या है कि फिर हमारे पास जब ये समनिंग हो गई तो आपका ऑर्डर 8 आ गया। ऑर्डर 8 ने क्या कर दिया? रिटर्न स्टेटमेंट ले ली, और रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? ऑर्डर 9 आ जाता है, जिसमें हम क्या देखते हैं? हम जो एब्सेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, कि अगर कोई पार्टी नॉन अपीयर हो तो हम नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, उसके बारे में हम कहाँ पे पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ऑर्डर 9। और उसके बाद ठक एक छलांग लगा के हम लोग जाते हैं ऑर्डर 14 पे। और ऑर्डर 14 पे अगर आप जो लोग एग्जिस्टिंग प्रोसीजर में चल रहे हैं, ऑर्डर 14 में जाकर डायरेक्ट हमने क्या किया? हमने फ्रेमिंग ऑफ इशू कर लिया। इट मींस कि ये जो अमेंडमेंट आई है, ये कोई इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कुछ नया, ये एग्जिस्टिंग चीजें हैं, ऑल दो उसको रंग ऐसा दिया गया है कि वो लग रहा है कि पता नहीं हो क्या गया। कुछ नहीं हुआ यार। वो जो ऑर्डर आपने 9 के बाद क्या किया था? ऑर्डर 10, ऑर्डर 11, ऑर्डर 12, ऑर्डर 13, आप अपना एग्जिस्टिंग प्रोसीजर उठाकर देखें, वेयर इज द एप्लीकेबिलिटी, वेयर इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑर्डर 10, 11, 12, 13? आपको कहीं नजर नहीं आएगी। ये जो ऑर्डर्स हैं 10, 11, 12, 13, ये आपको कहीं पर नजर नहीं आएंगे। हम एक जंप लगाते थे जनाब, पार्टी आई है, ठक इशू फ्रेम हो गए जनाब। दरमियान वाली जो चीजें थी ये हमने छोड़ दी, जो कि बहुत जरूरी थी। अगर इन तमाम ऑर्डर्स को एप्लीकेबल किया जाए तो इससे होगा क्या? इससे प्रैक्टिस पे कुछ बुरा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जो फॉल्स केसेस, फेक केसेस, फ्रेवुलस केसेस, सिर्फ लिटिगेशन की मल्टीप्लिसिटी के लिए फाइल किए गए केसेस, सिर्फ लोगों को तंग करने वाले केसेस, वो बहुत से केसेस इसी स्टेज पर अपनी मौत आप मर जाएंगे। क्योंकि यहां पर एक चीज है कि जब आप कोई रेलेवेंट कोर्ट डॉक्यूमेंट कॉल करता है, कोई एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करता है, कोई और जो रिक्वायर्ड चीज है, ये ऑर्डर 10, 11, 12 इंटेरोगेटरीज और इसके हवाले से, तो यहां पर ये क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। और ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये इट मींस, वैसे हम कहते हैं जी ऑर्डर 6 से लेकर 14 तक, लेकिन इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वगैरह को भी अगर हम देखें, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। तो ये जो तमाम चीजें मैंने आपको बताई है अप टिल फ्रेमिंग ऑफ इशू, ये है आपका प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। और उसके बाद आपकी जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, ये ट्रायल है कि जो एविडेंस लेने से आगे का जो एक सिलसिला है, ये आपका क्या है? ये आपका ट्रायल है। अब हुआ क्या है? अब जो नई अमेंडमेंट आई है उसके अंदर सिर्फ क्या किया गया? मैं तो कहता हूं कि लफ्जों को सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया उसके अंदर। और उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया? उसमें यह किया गया कि ये जितनी भी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी गई है किसकी? एडमिनिस्ट्रेटिव जज की। इट मींस कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होगा वो क्या करेगा? अब यहां पर इसको वही चीज फिर वो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर उसी सीनियर सिविल जज को ही एडमिनिस्ट्रेटिव जज आप बना दो तो क्या ये बेहतरीन हो जाता? अगर हम उसी सीनियर सिविल जज को ही एडमिनिस्ट्रेटिव जज डेजिग्नेट कर देते, और ये जो एक आया जी, ये जो तीन जजों को मुकदमे लेके जाने पे आ रहे ने, वो 3 जजों को मुकदमे वाला मामला खुद ब खुद खत्म हो जाता। तो 2 जजों को तो हम ऑलरेडी लेके जा रहे हैं ना, वो किस्सा क्या हो जाता। तो यहाँ पर चलो अभी हम फर्ज कर लेते हैं, क्योंकि अभी जैसे एक प्रोसेस है कि जनाब अलग से एक क्या मुकदमा आपका सीनियर सिविल जज के पास आएगा, और उसके बाद वो क्या करेगा? वो उसको इंटरेस्ट करेगा रेलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जज को। एडमिनिस्ट्रेटिव जज का क्या फंक्शन होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव जज का ये फंक्शन होगा टू कंडक्ट द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स। तो अब डायरेक्ट जो है आपका कोई भी मुकदमा डायरेक्टली ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जज के पास आपके सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा। सिविल कोर्ट में ट्रायल जज के पास जाने से पहले वो मुकदमा इस प्री ट्रायल प्रोसीडिंग से गुजरेगा।
और ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग आपका कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव जज। इट इज द मेन चेंज दैट हैज बीन ब्रॉट इन द सीपीसी बाय इंसर्शन ऑफ ऑर्डर 4A कि ये जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है, इट मींस कि अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज क्या करेगा, जब उसके पास कोई भी सूट उसको मार्क किया जाएगा सीनियर सिविल जज के पास, फाइलिंग ऑफ सूट किसके पास होगा? फाइलिंग ऑफ सूट होगा जनाब आपका नो डाउट सीनियर सिविल जज के पास। वो उसको मार्क करेगा रेलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जज को, और वो रेलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जज क्या करेगा? रेलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जज ये करेगा कि जो भी आपका ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8, ऑर्डर 9, 10, 11, 12, 13 और फ्रेमिंग ऑफ इशू तक, तो ये जो फ्रेमिंग ऑफ इशू तक का जो प्रोसेस है, ये पूरे का पूरा आपका जो प्रोसेस है ये कौन करेगा? ये पूरे का पूरा प्रोसेस आपका प्री ट्रायल प्रोसीडिंग कहलाएगा। और ये जो आपकी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जज कंडक्ट करेगा, और इसका मकसद क्या है? एक स्क्रूटनी करना कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो रियली इस काबिल है, मेंटेनेबल है कि उनको आगे चलाया जाए, और कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो कि सिर्फ वेस्टेज ऑफ द प्रेशियस टाइम ऑफ द लर्नड कोर्ट के उनको वहीं पर रोक दिया जाए, ताकि ये एक सूट्स का जो बर्डन है कोर्ट्स के ऊपर उसको कम किया जा सके। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई आपके पास प्री ट्रायल प्रोसीडिंग की सूरत में। तो आपको ये भी पता चलेगा कि प्री ट्रायल प्रोसीडिंग क्या है, कि जब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से लेकर फ्रेमिंग ऑफ इशू तक का जो स्टेप है, इट इज़ कॉल्ड द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। तो अब जो फ्रेमिंग ऑफ इशू अप टिल क्या है? फ्रेमिंग ऑफ इशू। तो ये फ्रेमिंग ऑफ इशू तक, तो फ्रेमिंग ऑफ इशू तक हुआ क्या? ये जो हमारी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग थी, ये तमाम प्री ट्रायल जो प्रोसीडिंग है ये कौन कंडक्ट करेगा? ये कंडक्ट करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव जज। और फिर वो कॉल किसको करेगा? फिर वो कॉल करेगा विटनेसेस को फॉर एविडेंस, और विटनेस को कॉल करने के बाद उसको एक डेट ऑफ हियरिंग देने के बाद वो क्या करेगा? वो इस केस को रेफर कर देगा टू द रेलेवेंट ट्रायल जज। फिर आगे ट्रायल जज क्या करेगा? इस मुकदमे को सुनेगा। 4A के अंदर जो मेन चेंजेस आए हैं वो यही चेंजेस हैं जो एक आपके इसमें देखते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेगा? डेजिग्नेट करेगा। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज कौन डेजिग्नेट करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज डेजिग्नेट करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जज डिस्ट्रिक्ट जज डेजिग्नेट करेगा, और उसके बाद वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव जज। और प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में ऑर्डर 6, 7, 8, तो ये तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के मुतल्लिक है। तो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग आपका क्या है? ऑर्डर 6, 7, 8 वो जो है उसकी सारी प्रोसीडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जज कंडक्ट करेगा। और कंडक्ट करने के बाद वो क्या करेगा? कंडक्ट करने के बाद वो उस केस को रजिस्टर, जब वो कहेगा कि वाकई यार ये रजिस्टरेबल है, तो फिर वो उसको रजिस्टर करेगा, और उसको एक नंबर, जो कंसेक्टिव नंबर आपको पता है कि जो मुकदमा जिस साल में जिस सीक्वेंस में चलता है, साल का पहला मुकदमा अगर 2020 है तो 1/2020 इस तरह एक सीक्वेंस में चलता है, तो वो उसको एक नंबर लगाएगा और फिर वो केस इंटरेस्ट कर देगा टू द ट्रायल जज। अब यहाँ पर अगली अमेंडमेंट पढ़ते हैं 26A और 26B कि 26A और 26B की सूरत में क्या अमेंडमेंट आई है, और 26A और 26B में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि सॉरी कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं कि जो लिए गए हैं ताकि इस प्रोसीजर को स्पीडी बनाया जा सके और सिविल जस्टिस के अंदर मौजूद जो करंट फ्लॉज हैं उनको दूर किया जा सके। जस्ट अ मिनट। तो अब ये तो हो गया ऑर्डर 4A ने क्या उसमें अमेंडमेंट्स की। ऑर्डर 4A के बाद इसमें जो फर्दर अमेंडमेंट्स आपका जो नया जो आपके मैंने एक लेटेस्ट बताया है कि जो हमारा 29 अप्रैल 2020 को जो अमेंडमेंट आया जिसके ज़रिए से 26A और 26B इंसर्ट किया गया। 26A इज़ रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। ये भी हमारा किस चीज़ के हवाले से है? ये रेलेवेंट प्रोविजन है CPC फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। अब एक तो इसमें पहली ये चीज़ आई कि जब भी कोई प्लेंट फाइल की जाएगी तो प्लेट और इसके साथ डेफिनेटली जो भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप जिन पे क्या करना चाहते हैं, रिलाई अपॉन करना चाहते हैं, वो इसके साथ अटैच होंगे। तो ये जब भी प्लेट फाइल की जाएगी, ये फाइल की जाएगी जितने आपके डिफेंडेंट्स हैं, जितने आपके डिफेंडेंट्स हैं हर डिफेंडेंट के लिए कॉपी
प्लस आपकी 2 कॉपीज इसमें एक्स्ट्रा होंगी। और अगर फॉर एग्जांपल किसी के 6 डिफेंडेंट है तो वो 8 कॉपीज के अंदर ये मुकदमा जो है वो फॉलो करेगा, फाइल करेगा। और उसमें क्या होगा, इसलिए कि ये जो कॉपी है, ये जो प्लेंट की एक कॉपी है, इस कॉपी को क्या किया जा सके, समन के साथ ही डिफेंडेंट के पास सेंड किया जा सके। क्यों? इसलिए अब करंटली प्रोसीजर क्या चल रहा है, करंटली ये कि जनाब आप लोग मुकदमा फाइल कर देते हैं, नॉर्मली हम लोग कापियाँ फाइल नहीं करते। जब वो फाइल कर देते हैं तो फिर गलती से जब डिफेंडेंट आता है तो 3 दिन पेशियाँ इसी चीज़ पे मौके देते हुए लग जाता है, जी वो कापी दे दो, वकील साहब कापी दे दो, कापी दे दो। 6 महीने तक कापी नहीं दी जाती, 6 महीने बाद कापी ना देने पर वो मुकदमे आपके खारिज हो रहे होते हैं और अदालतों का टाइम ज़ाया हो रहा होता है। तो उसके अंदर क्या चीज़ है, उसके अंदर यही चीज़ है कि जो कापी है आपकी वो आप सूट के साथ करेंगे। जब आप वो सूट के साथ फाइल करेंगे तो कितनी कॉपीज जितने डिफेंडेंट है वो कोर्ट में होंगी, ताकि कोर्ट क्या करेगा, जैसे ही डिफेंडेंट आएगा उसको रेलेवेंट उसको कॉपी प्रोवाइड करता जाएगा। और कोर्ट भी रेलेवेंट उसकी बजाय वो क्या करेगा कि जो ये प्रोसीजर बता रहा है कि जनाब समन के साथ ही डिफेंडेंट को वो कॉपी चली जाएगी प्लेंट की, ताकि वो, हाँ यहाँ पर एक मजीद ये बताया गया कि अगर कोई जो है वो आपका डिफेंडेंट है वो बिफोर डेट ऑफ हियरिंग, उससे पहले भी अगर वो रिटर्न स्टेटमेंट देना चाहेगा तो वेल एंड गुड, वो उसमें जमा करवा सकता है। और इस तमाम चीज़ का जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि कंप्यूटराइज जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाएगा कि जनाब इस बंदे ने कितनी कॉपीज़ दी, किस किस बंदे को वो कॉपी डिलीवर हो चुकी है और किस किस बंदे को वो कॉपी जो है वो डिलीवर नहीं हुई। और उसके बाद ना सिर्फ सूट बल्कि यही सेम चीज़ आपके अपील्स वगैरह जो भी होगा तो रेलेवेंट उतनी ही कॉपीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि समनिंग के साथ ही वो जो कॉपीज़ है वो अपोजिट पार्टी जो आपका रिस्पॉन्डेंट है वहाँ तक पहुँच जाए और वो आकर एक क्विक रिस्पॉन्स उसका दे सके। और उसके बाद जब वो डिफेंडेंट, जब उसको ये समन मिलेगा, अब यहाँ पर जो समन का प्रोसेस है उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आया। अब इस समनिंग के प्रोसेस में क्या चेंज आया वो मैं आपको आगे समनिंग के अंदर बताऊंगा। अभी इसको बहुत ज़्यादा क्विक करने के लिए जो है वो बहुत से इसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं, बट फिलहाल सिंपल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब कोई भी प्लेंट फाइल करेगा 26A के मुताबिक तो साथ जितने भी वो डिफेंडेंट उतनी कॉपीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट और उसके बाद ट्रायल कोर्ट के लिए जो कॉपी है वो उसके अंदर फाइल कर दी जाएगी। और उसके बाद समन के साथ वो डिफेंडेंट को कॉपी चली जाएगी। और जब डिफेंडेंट आएगा तो मैक्सिमम 30 डेज जो डिफेंडेंट आपका कोर्ट में आएगा, तो डिफेंडेंट का कोर्ट में आने के बाद 30 डेज का टाइम होगा किस चीज़ का, फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, मैक्सिमम 30 डेज। और अगर वो 30 डेज में वो फाइल नहीं करेगा तो इट विल बी कंसिडर्ड कि जैसे उसने इस दावे को एडमिट कर लिया और उसकी अगेंस्ट डिक्री पास कर दी जाएगी। क्योंकि अगर वो आया और आकर वो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देता तो इसका मतलब है कि वो इस दावे के तमाम जो एलिगेशंस हैं उनको क्या कर रहा है, उन तमाम को वो एडमिट कर रहा है। तो उसका जवाब देना यहाँ पर ज़रूरी है। और वो जवाब भी क्या करेगा, वो 30 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद वो क्या करेगा कि ये जो जवाब आएगा ये भी डेफिनेटली जितने प्लेंटिफ है सब के लिए वो जवाब देगा। कोर्ट की कॉपी अलग होगी और तमाम प्लेंटिफ्स के लिए, अगर 10 प्लेंटिफ्स हैं तो वो 11 कॉपियाँ लेकर आएगा। हर प्लेंटिफ के लिए जो अलग अलग कॉपी है वो क्या करेगा, वो उसमें कोर्ट को देगा। और अगर वो ये नहीं करेगा तो कोर्ट उसका राइट टू डिफेंड जो है उसको वो क्या करेगा, उसको क्लोज कर देगा। तो अब उसके बाद जो मेन इसमें और जो आया वो 26B, जो 26B ने एक फंक्शन परफॉर्म किया, वो क्या किया है, 26A और B ने मिलकर एक टाइम स्लॉट रख दिया है। और अगर हम उस टाइम स्लॉट को काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिविल सूट को किस हद तक क्या किया गया है, उसको स्क्वीज करने की कोशिश की गई है। और वो टाइम स्लॉट क्या है, अभी हमने जैसे पढ़ा है कि 26A ने हमें बताया कि आपका जब भी कोई प्लेंट फाइल होगा तो प्लेंट फाइल होने के बाद क्या चीज़ होगा, आपका समनिंग का प्रोसेस होगा। और समनिंग के प्रोसेस के बाद जब जैसे ही आपका ये जो समनिंग का प्रोसेस, इसको भी बहुत शॉर्ट किया गया, इसके भी मैं आपको टाइम फ्रेमिंग जो है वो आगे चल के पढ़ाता हूँ समनिंग के अंदर। सिर्फ पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लूँ। अब यहाँ से मैं आपको आगे फर्दर लेकर चलता हूँ कि जब आपका समन हुआ और समन के बदले में क्या हो गया, समन के बदले में जो डिफेंडेंट है वो जब अदालत में आएगा तो हमने उसको मैक्सिमम क्या टाइम दिया, 30 डेज का टाइम दिया कि भाई साहब आप 30 डेज में क्या करें, आप विद इन 30 डेज अपना जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो कोर्ट में क्या करें, वो कोर्ट में सबमिट करें उतनी कॉपीज में जितने के आपके प्लेंटिफ हैं। तो आगे आ जाएगा 26B।
अब 26B ये कहता है कि जब अदालत के पास प्लेंट भी आ चुकी है और अलॉन्ग विद क्या है, अदालत के पास रिटर्न स्टेटमेंट भी आ चुका है, तो कोर्ट के पास टोटल जो टाइम पीरियड है वो है 7 डेज, कि विद इन 7 डेज कोर्ट क्या करेगा, विद इन 7 डेज कोर्ट जो है वो फ्रेमिंग ऑफ इशू करेगा। 7 दिन के अंदर अंदर इशू फ्रेम किए जाएंगे। और अगर किसी को इन इश्यूज के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन, अच्छा यहां पर जब इस्लामाबाद की जो अमेंडमेंट आई है उसमें फिर एक प्रपोज्ड इशू का भी जिक्र है कि जो पार्टीज हैं वो इश्यूज खुद प्रपोज करेंगी कि वो किस पॉइंट के ऊपर कौन सा उनके दरमियान जो है वो एक्चुअली पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है, तो वहां पर ये अमेंडमेंट भी है। लेकिन पंजाब अमेंडमेंट में इस चीज़ का जिक्र नहीं है। तो अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है फ्रेमिंग ऑफ इशू के हवाले से, मीन्स कि अगर कोई कहता है कि नहीं जनाब ये जो इशू है इसको चेंज किया जाए या कोई और इसके अंदर कोई इशू ऐड किया जाए, अमेंड किया जाए, डिलीट किया जाए, तो वो इस स्टेज के ऊपर जो है वो विद इन 7 डेज फिर उसको ऑब्जेक्शन रेज करेगा और फिर वो क्या करेगा, अपनी विटनेस की लिस्ट यहीं पर जमा करेगा, जो आपकी लिस्ट ऑफ विटनेस। और अगर वो लिस्ट ऑफ विटनेस, वैसे तो भी जो एक अमेंडमेंट, जो एक न्यूली अमेंडमेंट है उसके अंदर तो यहाँ तक भी कि अगर लिस्ट ऑफ विटनेस एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द सूट आप नहीं देंगे तो आपका सूट इस पर रिजेक्ट भी किया जा सकता है। वो ऑर्डर 7 के अंदर जाकर भी हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर भी इसके वाले से चेंजेस आई हैं। तो लिस्ट ऑफ विटनेस और साथ ही वो क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट देगा। किस चीज़ का? सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस, कि जनाब आई एम रेडी कि मैं इस सूट को आगे लेकर चलूँ। तो 7 दिन के अंदर इशू फ्रेम हुए, 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ जो रेडीनेस है वो क्या किया गया, वो 7 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस वो आपका दे दिया गया। जस्ट अ मिनट। तो इसमें क्या है जनाब, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 26B ये कहता है कि 7 दिन के अंदर इशू फ्रेम हुए, 7 दिन का ऑब्जेक्शन टाइम हुआ जिसमें लिस्ट ऑफ विटनेस भी जमा करवाई गई और फिर सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस दे दिया कि जनाब हम रेडी हैं कि अब आप जो कोर्ट है वो हमारा एविडेंस रिकॉर्ड करे। अब 26B ये कहता है कि यहाँ पर जब ये सब कुछ हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, ऑब्जेक्शन वगैरह का स्टेज हो गया और रेडीनेस सर्टिफिकेट जब आ गया, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कोर्ट क्या करेगा, या तो इटसेल्फ खुद, या क्या करेगा थ्रू कमीशन। और ये कमीशन कौन अपॉइंट करेगा, ये कमीशन जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट जज, वो किसी भी रिटायर्ड जज को या कोई भी जो आपके वकला हजरात हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको जो है वो लोकल कमीशन अपॉइंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस। तो यहाँ पर कोर्ट अपनी ईज़ को देखते हुए और ईज़ ऑफ द पार्टीज़ को देखते हुए डिसाइड करेगा कि क्या ये जो एविडेंस की रिकॉर्डिंग है ये वो खुद करेगा या थ्रू कमीशन करेगा। और उसको साथ ही थ्रू कमीशन का जो ऑप्शन इसमें देने का रीज़न कि ये जो स्टेज है, इनफैक्ट जो हमारा ज़्यादा जो टाइम यहाँ पर लगता है इस वक्त करंटली जो प्रोसीजर चल रहा था वो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में था। आज जी वो वकील साहब नहीं है, आज क्रॉस नहीं हो सकता, आज ये नहीं हो सकता, आज एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकता, आज गवाह नहीं है, आज फलां नहीं है, हज़ार किस्म की जो बातें हैं इस प्रोसीजर को क्या करती हैं, खींच कर आगे ले जाती हैं। और स्पेशली जो एक चीज़ मैंने देखी है प्रैक्टिस के अंदर आके, वो ये जो हड़ताल और ये सब कुछ, ये मुझे नहीं समझ आता कि ये क्या ऐसा तरीकाकार है कि जिसकी वजह से आपने प्रोसीजर को खींच कर वो आगे तक फेंक दिया। हड़ताल वाले दिन स्टे भी आप लोग ले लेते हैं, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ, और स्टे के साथ साथ जनाब हम लोग जमानतें भी करवाते हैं क्योंकि वहाँ से तो पैसे आने होते हैं। तो जो केसेस है उनके परसू करते हुए हमें हड़ताल में हम कहते हैं कोई बंदा केस को आगे परसू नहीं करेगा। और यार ये क्या, बार काउंसिल्स का व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द बार काउंसिल्स, इस प्रोसेस को स्मूथ करना, इस जस्टिस को लोगों तक पहुंचाना, ना कि उनके रास्ते में हर्डल्स खड़ी करना। आप उस स्ट्राइक के लिए कोई एक अलग तरीका कार बनाए, बट स्ट्राइक के अंदर ये कोर्ट को जो है वो एक उस प्रोसेस को डिले करना, पेश ना होना, इसके लिए भी कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो ताकि इस प्रोसेस को आगे स्मूथली जो है वो क्या कर सके, वो आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर जो टाइम रखा गया वो 90 डेज़ का है। अब 90 डेज़ के ज़रिए अंदर ये ऑडियो एड्स भी और वीडियो एड्स भी, उनके ज़रिए विद इन 90 डेज़ चाहे कोर्ट खुद चाहे थ्रू कमीशन वो एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। और जब वो एविडेंस रिकॉर्ड कंप्लीट कर लेगा तो फिर उसके बाद मज़ीद जो टाइम है वो 20 डेज़ का टाइम है फॉर जजमेंट, और 20 दिन के अंदर अंदर कोर्ट जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस भी करेगा। और इसी ऑर्डर 20 के अंदर फिर एक अमेंडमेंट भी आई है जजमेंट के हवाले से
कि जजमेंट प्रोनाउंस करने के बाद क्या किया जाएगा, जजमेंट प्रोनाउंस करने के बाद वो ऑर्डर्स की जो कापी है वो तमाम पार्टीज को दी जाएंगी, ताकि वो फौरन अगर किसी ने अगला फर्दर एक्शन लेना है अपील वगैरह का तो उसके हवाले से वो आगे फर्दर अपील वगैरह करे, और अगर वो अपील वगैरह नहीं करना चाहते तो इसको आगे एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाया जाए। तो अब एग्जीक्यूशन वाला भी, यहीं पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो अमेंडमेंट मैंने लिखी है, वैसे तो ऑर्डर 21 में बहुत सी अमेंडमेंट्स आई हैं, बट ऑर्डर 21 रूल 10 का जो अमेंडमेंट है मेन, वो क्या कहता है कि यार एक जब ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया, डिग्री पास कर दी, व्हाट डज मीन कि डिग्री का मतलब ही कि ये इसका इजरा करवाओ यार। अब उसके लिए अलग से दरख्वास्त देनी जनाब इजरा डिग्री की, तो वो उसको क्या किया गया, अब उस प्रैक्टिस को ख़त्म कर दिया गया। तो ऑटोमेटिकली जब कोर्ट एक डिग्री पास करेगा तो ये खुद ब खुद उस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इसके साथ स्टार्ट हो जाएगी विदाउट अप्लाइंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। वो जो एक फिर उस प्रोसेस को हमने प्रॉन्ग किया हो तो वो चीज़ भी यहाँ पर क्या हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। अब अगर हम इस सारे प्रोसेस को देखें तो ये समझने के प्रोसेस भी इसको बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से विद इन अ मंथ वो बंदा अदालत में आ जाए। फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एक हम रफ कहते हैं कि जब समनिंग के प्रोसेस पर भी कितने दिन लग गए, 30 डेज। तो समनिंग के प्रोसेस पर 1 मंथ लगा, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट में 1 मंथ लगा, तो 2 मंथ्स का प्रोसेस हो गया। 7 डेज हमारे थे किस चीज़ के, 7 डेज। अगर यहाँ पर कोई भी अगर इशू आता है फ्रेमिंग ऑफ इशू के बाद, यहाँ पर पुलिस विटनेसेस वगैरह, तो मैक्सिमम 3 डेज की एडजॉर्नमेंट होगी ताकि उसको स्मूथ किया जा सके। अगर कोई 1-2 एडजॉर्नमेंट्स होंगी भी सही तो वो 3 डेज की एडजॉर्नमेंट्स होंगी, फिर भी चलो हम मैक्सिमम क्या करते हैं 7 और 7 ये 14 डेज एडजॉर्नमेंट्स मिलाकर 1 मंथ काउंट कर लेते हैं। तो 1, 2 एंड 3 मंथ, और उसके बाद 3 मंथ्स के अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस 6 मंथ, और 20 डेज के अंदर जजमेंट, 7 मंथ्स के अंदर हमारा जो एक केस है वो कंक्लूड हो जाएगा, और जो शख्स जस्टिस के लिए आया उसको वो जस्टिस मिलेगा। और उसके बाद आगे फर्दर इसमें जो अमेंडमेंट आई सेक्शन 96 के हवाले से, 106 के हवाले से, 115 के हवाले से, कि अब अगर कोई अपील की बात करेगा, क्योंकि अपील वगैरह फाइल अगर की जा रही है तो उसके लिए भी एक टाइम डिफाइन कर दिया गया कि अगर कोई भी अपील फाइल की जाएगी तो उसको ये नहीं कि एक वो लेंथी प्रोसीजर में ले जाया जाए और लेंथी प्रोसीजर में ले जाकर उसको फिर वो साल हा साल तक चलाया जाए। अब यहाँ पर एक तो आपको क्लियर हो गया, अगर मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूँ कि 26A ये कहता है कि प्लेंट के साथ ही कॉपियाँ आ जाएंगी दावे की और तमाम डॉक्यूमेंट्स की, जो समन के साथ ही क्या की जाएगी, वो कॉपी हर बंदे डिफेंडेड रिस्पोंडेंट तक चली जाएगी। जब डिफेंडेड आएगा तो उसको मैक्सिमम 30 डेज का टाइम दिया जाएगा फॉर द फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट, और वो रिटन स्टेटमेंट के साथ ही उसकी जो रिक्वायर्ड कापीज़ है प्लेंटिफ के मुताबिक वो जमा करेगा। 7 दिन के अंदर कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ इशू करेगा, 7 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन सुना जाएगा, लिस्ट ऑफ विटनेसेस ली जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ द रेडीनेस लिया जाएगा, और विद इन 90 डेज कोर्ट इटसेल्फ और थ्रू कमीशन क्या करेगा, ऑडियो वीडियो एड्स की मदद से वो एविडेंस रिकॉर्ड करेगा, और फिर एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद विद इन 20 डेज जजमेंट इसकी सुनाई जाएगी। और फिर ऑर्डर 21 रूल 10 के अमेंडमेंट ने क्या कहा कि यही जजमेंट जब आएगी, डिग्री जब पास होगी, तो ये ऑटोमेटिकली ये प्रोसीडिंग खुद ब खुद एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में चेंज हो जाएगी। और उसके बाद डिग्री के बाद क्या है कि अगर जो यहाँ पर फर्दर जो और कुछ चेंज आए वो ये आए कि जब डिग्री पास हुई तो डिग्री पास होने के खिलाफ डेफिनेटली कोई बंदा क्या फाइल करेगा, रिवीजन फाइल करेगा, या क्या फाइल करेगा, या उसके लिए वो अपील फाइल करेगा। तो आपकी जो अपील है सेक्शन 96 के तहत, या आपकी जो रिवीजन है 115 के तहत, यहाँ पर जो आपके एपेलेट और रिविजनल कोर्ट है उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए टाइम रखा गया 60 डेज का, कि भाई ये नहीं कि आप अपील को लेकर फिर बैठे 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 कहाँ से कहाँ तक ले जाए। अपील का जो मैक्सिमम टाइम है वो 60 डेज टाइम है। अपील है या रिविजन है, इन दोनों को विद इन 60 डेज क्या होना चाहिए, विद इन 60 डेज जो है वो हल होना चाहिए, ताकि ये ज़्यादा लेंथी ना चला जाए। और फिर फर्दर जो एक और हमारी प्रैक्टिस वो क्या थी कि जनाब रिवीजन या अपील को फाइल कर दिया, या ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सिविल सूट इन द सिविल कोर्ट, हम क्या करते थे कि हम एक रिवीजन फाइल करते थे बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उस रिवीजन के साथ ही हम क्या करते थे, तो उस रिवीजन के साथ एक दरखास्त लगाते थे स्टे ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द लोअर कोर्ट, और वो स्टे हो जाता था, और फिर जनाब फिर एक काम उसको क्या करते थे, हम स्टे में आगे ले जाते थे। अब जो 141 के अंदर एक अमेंडमेंट आई है, उसने कहा कि भाई ये जो प्रोसीडिंग है ना, आपकी प्रोसीडिंग हमेशा कंटिन्यू रहेगी। आमतौर पर यह भी होता था कि जब एक लोअर कोर्ट के अंदर एक जो केस जो है ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा होता था, कोई दरखास्त आ गई जनाब, अमेंडमेंट ऑफ द इशू की आ गई, एडिशनल एविडेंस की आ गई, कोई भी आ गया, तो वो एक प्रैक्टिस थी कि जनाब जब तक ये दरखास्त डिसाइड नहीं होती ना, मेन सूट को साइड पे रखा जाता था। अब ये आ गया कि नहीं, मेन सूट को साइड पे नहीं रखो, जो आपका मेन सूट है वो चलता रहेगा। जो इस अमेंडमेंट ने किया 141 की अमेंडमेंट ने, कि
including an application for shall be no ground to halt the proceeding in the suit or to dispense with or waive the requirement of filing of the written statement within the time frame as provided in this code। किसी भी सूरत ये केस रुकेगा नहीं, किसी भी सूरत जो रिटन स्टेटमेंट है उसको रोकने का। और इसमें जो अभी अमेंडमेंट्स यहाँ पर आई है, जो स्पेशली ऑर्डर 7 के अंदर आई है अमेंडमेंट्स, ऑर्डर 7 की अमेंडमेंट्स क्या कहती है? ऑर्डर 7 की अमेंडमेंट्स ये कहती है कि अगर किसी शख्स ने 711 लगानी है, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट फाइल करनी है, तो वो रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट अलग दरखास्त देकर, और वो ये करके बैठ जाते थे हम लोग कि 711 लग गई है और जी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देनी जी, पहले 711 डिसाइड होगी तो उसके बाद हम रिटर्न स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट भी खैर इसमें हमारे जो है माशाल्लाह उसकी भी जजमेंट्स मौजूद थी कि अगर कोई 711 लेकर आ जाता तो पहले 711 को आप डिसाइड करेंगे। ऑन द अपोजिट साइड भी जजमेंट मौजूद थी कि 711 अगर कोई लेकर आता भी है तो रिटर्न स्टेटमेंट ज़रूर फाइल किया जाएगा। तो अब इस पर भी एक छोटा सा क्या है, इस पर भी एक ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट को भी अभी एक्शन लेना चाहिए। और वो एक्शन क्या होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग केस लाज है सबको एक बार सुप्रीम कोर्ट उठाए, उन सबको एक बार रिव्यू करे, और जो वाकई ऐसे केस लाज है जो कि आपके प्रेसिडेंट की सूरत में पब्लिश होने चाहिए वो आए, बाकी रिमेनिंग जितने केस लाज है सबको डिलीट किया जाए। ये अजीब एक सिस्टम चल रहा है कि एक आर्डर के ऊपर उसकी फेवर में 1000 जजमेंट, उसके अगेंस्ट 1000 जजमेंट, और कोई सरपाव नहीं है जनाब। एक बंदा एक उठाकर आ जाता है, एक उठाकर आ जाता है, तो अब उसके ऊपर क्या किया जाए? भाई उसके ऊपर ये करे कि सुप्रीम कोर्ट अपने लिए कोई थोड़ा सा इंस्पेक्शन को एक अपने स्टाफ को बढ़ाए, कुछ भी करे एट्सो है, तो उसमें ये करे कि ये जो एग्जिस्टिंग जो जजमेंट्स है उसको भी क्या करे, उसको भी अभी स्क्रीन आउट होना चाहिए। यहां पर भी जरूरत है कि जो रेलेवेंट जजमेंट टू द पॉइंट है उनको आगे फर्दर प्रेसिडेंट बनाया जाए, और उसके बाद एवरी कोर्ट, हाई कोर्ट जो कि आपका कोई भी रिपोर्टेड जजमेंट देने जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ पहले उसको कंसल्ट करे कि क्या ये जजमेंट रिपोर्ट होने के काबिल है, क्या ये किसी प्रीवियस जजमेंट के कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है। तो एक डेटाबेस मेंटेन होना चाहिए वहां पर, स्पेशली जजेस हो जो ये चीज़ मॉनिटर कर रहे हो कि कोई भी जजमेंट जो रिपोर्ट होती है क्या वो किसी एग्जिस्टिंग जजमेंट के कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है। अगर है तो हम तो कहते हैं स्टेट डिसाइसिव, स्टैंड बिफोर द डिसीजन, स्टैंड बिसाइड द डिसीजन, कि कोर्ट को एक जो है वो स्मूथनेस, एक वो पुराने जजेस के डिसीजंस के मुताबिक चलना चाहिए। तो ये चीज़, इसको भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो खैर क्या है कि 711 की जब बात आई तो 711 में भी क्लियर कर दिया कि जनाब 711 जो है वो बेशक आ जाए लेकिन वो आएगी अलॉन्ग विद रिटन स्टेटमेंट। उसी रिटन स्टेटमेंट के अंदर ही आप अपने रिजेक्शन के ग्राउंड जो है वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस में उठा लें, अलग से कोई दरखास्त वगैरह इसको देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर इसमें मजीद चेंजेस ये आई कि जब आप ये सारा कुछ लेकर आएंगे, लिस्ट ऑफ जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है आप वो साथ जमा करवाएं, ताकि उसके लिए फिर दोबारा अलग जो है वो अगर कोई बंदा मर जाता है फिर दोबारा प्रोसीडिंग वो एक लेकर चलना। तो ये सारी चीज़ें इसको अब इकट्ठा किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थी, बस उसको एम्फसाइज करके उसको भी एप्लीकेबल और प्रैक्टिसेबल करने की ज़रूरत थी। और वो चीज़ें जो हम इसमें से प्रोसीजर से छोड़ते जा रहे थे उनको दोबारा वापस लाने की ज़रूरत है। खैर वो भी आपको मैं कुछ और भी चीज़ें इसमें बताता हूँ। पहले हम इस हवाले से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेंगी, प्रोसीडिंग विल नॉट हॉल्ट, प्रोसीडिंग किसी भी सूरत में स्टॉप नहीं होगी। और आपका जो डिक्री पास होने के बाद रिवीजन और जो अपील है उसको विद इन 16 डेज, जो भी आपका अपीलेट कोर्ट होगा या आपका रिविजनल कोर्ट होगा वो विद इन 60 डेज उसको डिसाइड करेगा। इस पे ज़्यादा जो है वो डिले इस प्रोसीडिंग को नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अभी जो एक मेन चेंजेस जो मैंने आपको बताई है, जो समनिंग प्रोसेस के अंदर जो एक चेंजेस आई है, अभी हम वो डिस्कस करते हैं कि समनिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस 27A के अंदर जो आई है वो क्या इसमें मेन अमेंडमेंट्स हैं। ऑर्डर 5 रूल 2 सब्स्टिट्यूट हो गया दैट एवरी समन शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ द प्लेट। जो ऑर्डर 5 और रूल इसका 2 जो हमारा समनिंग का प्रोसेस है ये रिव्यू हुआ है, और समन के प्रोसेस के अंदर जो ऑर्डर 2 है उसने क्या कहा है कि जो भी आपका समन होगा, समन प्लस क्या जाएगा, कॉपी ऑफ प्लेट जाएगा। ऑलरेडी हम वो पढ़ भी चुके हैं कि जब भी आपका समन जाएगा वो कॉपी ऑफ प्लेट के साथ कंप्लीट होगा। तो जो भी आपका समन होगा वो कॉपी ऑफ प्लेट लेके जाएगा ऑर्डर 5 रूल 2 के अंदर। ऑर्डर 5 उसके बाद रूल 5 कहता है कि व्हेन द समन आर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज द समन शैल स्टेट दैट द डिफेंडेंट मे प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस बिफोर द डे फिक्स फॉर हिज अपीयरेंस। अगर सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए कोई भी समन जाता है तो वहाँ पर यह है कि डेट ऑफ हियरिंग से पहले भी अगर कोई बंदा जो डिफेंडेंट है हमारा, अगर वो अपनी कोई रिटर्न स्टेटमेंट देना चाहे तो ये कहता है कि आपका फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट कब हो सकता है,
फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट हो सकती है बिफोर डेट ऑफ हेयरिंग। डेट ऑफ हेयरिंग से पहले फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट, ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम ऑर्डर 5 के अंदर जो अमेंडमेंट आई है, जो रूल 2 की अमेंडमेंट, और उसके बाद हमारी अमेंडमेंट आई है रूल 5 की, और फिर हमारा आगे इसमें रूल 10A। रूल 10A क्या स्टेट करता है जनाब, साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ द समन। असल यहां पर जो मेन जो चीज है वो एक जो पॉजिटिव चेंज आया वो आया साइमल्टेनियसली। अब ये साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, एक साथ। एक साथ का क्या मतलब कि वो जो एक प्रीवियस प्रोसीजर था, पहला सम्मन, दूसरा सम्मन, तीसरा सम्मन, चिस्पांदगी, और हर एक में 15-15 दिन का गैप। चिस्पांदगी के बाद फिर जनाब अखबार इश्तिहार, फिर अखबार इश्तिहार के बाद नुमाइंदे को बुलाना। तो ये जो एक लेंथी प्रोसीजर था उसको अभी ये पहले कंजेक्टिव था, वैसे कंजेक्टिव नहीं था। पहले भी अगर आप उस ऑर्डर को पढ़े तो वहां पर था द कोर्ट में का लफ्ज था कि कोर्ट में के वो अल्टरनेटिव ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, लेकिन हमारे जो कोर्ट थे वो प्रेफर करते थे कि नहीं 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 हम सीक्वेंस में चलेंगे। अब उस सीक्वेंस को इस साइमल्टेनियसली के लफ्ज के साथ किया गया, चेंज किया गया है, और ये चेंज करके इसमें जो मेन जो चीज़ मैं आपको बता रहा था 27A में भी यही लफ्ज यूज़ किया गया साइमल्टेनियसली, और उसमें यह कहा गया कि जो प्रोसेस सर्वर है, जो प्रोसेस सर्वर किसको कहते हैं, ये प्रोसेस सर्वर हमारा जो तामीली का जो लफ्ज हम यूज़ करते हैं। एक तो यहाँ पर जो चेंज आया कि आपको पता है कि हमारे तमीली हज़रात भी माशाल्लाह थोड़े बहुत पैसे लेकर क्या करते थे, इसकी जो है वो मॉडर्न डिवाइसेस से मॉनिटरिंग होगी। पहली बात है जो आपका तामीली है उसकी मॉडर्न डिवाइसेस से मॉनिटरिंग होगी, और ये देखा जाएगा कि क्या ये वाकई ही उस कंसर्न, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास आजकल मॉडर्न डिवाइसेस है कि जिसके ज़रिए से ट्रैकिंग हो सकती है कि क्या ये शख्स वाकई ही गया भी है या नहीं गया, या किसी और से होकर वापस आ गया, तो उसकी मॉनिटरिंग होगी कि ये उस गिवन एड्रेस, प्रोवाइडेड एड्रेस पे जाता कि नहीं जाता, पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए लाजिम है कि ये वहाँ पर जाए और वो जो डिफेंडेंट या जिस शख्स को इसने समन रिसीव करवाया है उसकी तस्वीर ले, और वो तस्वीर लाकर कोर्ट में दे कि जनाब मैंने फ़लाँ बंदे को ये समन, ये उसकी तस्वीर है, और इस बंदे को मैंने ये समन की तामील करवाई है। तो ये समन जो है उसकी तामील करवाने के लिए मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए से तामीली की भी मॉनिटरिंग की जाएगी, और तामीली वहाँ पर जाकर तस्वीर भी लेगा कि इसने किस शख्स को वो समन रिसीव करवाया है और किस शख्स ने ये समन रिसीव किया, क्या वो रिस्पोंडेंट हिमसेल्फ था या उसको कोई रिप्रेजेंटेटिव था, जो भी बंदा था उसके हवाले से ये भी तामीली के लिए भी हो गया। और उसके बाद तामीली के लिए ये चीज़ जो डाली गई है, इसके साथ फर्दर क्या किया गया है, इसके साथ जनाब जो नेक्स्ट इसमें चेंजेस आई हैं वो ये आई है कि कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ 27A की अभी हम थोड़ी सी वर्डिंग्स पढ़ते हैं। 27A क्या कह रहा है, 27A 27A समनिंग के बारे में कि जी कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट साइमल्टेनियसली एक तो ऑर्डर कर सकता है, क्या करेगा, एक तो प्रोसेस सर्वर को उसने भेजा ना, प्रोसेस सर्वर के साथ साथ क्या चीज़ है जनाब, यहाँ पर जो आपका बाय रजिस्टर्ड पोस्ट वो भी, और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ साथ जो आपका कोरियर का ऑर्डर है वो भी, और उसके अलावा इधर ही सेम टाइम पर अफिक्सेशन साइमल्टेनियसली चिस्पांदगी का ऑर्डर, और इसके साथ साथ जनाब आपका न्यूज़पेपर का जो ऐड है वो थ्रू प्रेस उसका, और उससे जो मेन चीज़ आई है वो आ गई मॉडर्न डिवाइसेस। और मॉडर्न डिवाइसेस में क्या आ गया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ईच एंड एवरीथिंग को इसमें कि जी एनी मॉडर्न डिवाइस इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ द कम्युनिकेशन विच में इंक्लूड मोबाइल, टेलीफोन, टेलीग्राम, फोनोग्राम, टेलेक्स, फैक्स, रेडियो, टेलीविज़न, अर्जेंट मेल सर्विस, कोई भी जो चीज़ है साइमल्टेनियसली से तमाम काम, यानी कि एक के बाद दूसरा नहीं, ये तमाम काम एक साथ उसको फॉरवर्ड किया जाएगा कि भाई, और इसमें भी कोई हफ्ता 15 दिन का वैसे टाइम होता है। अगर वो बंदा नहीं आता तो फिर दोबारा एक बार इस प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा। ये जो मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन है वो जो इस्लामाबाद वाली अमेंडमेंट है वहाँ पर ये चीज़ मौजूद है।
तो उसको क्या किया जाएगा, 2 टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा और उसके बाद उस बंदे के लिए क्या किया जाएगा, ये फर्ज कर लीजिए कि वो बंदा नहीं आना चाहता और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो अब जो इतने ज़्यादा तरीके और इतनी जो मॉडर्न डिवाइसेस और जो सोशल डिवाइसेस, तो इट मीन जिसमें अगर आपकी कोई व्हाट्सएप की वीडियो कॉल भी आप सेव कर लेते हैं कि जिसमें आपने उस बंदे तक वो पैगाम पहुँचाया था, तो कोर्ट में इस चीज़ को भी साबित किया जा सकता है कि जनाब उस बंदे तक उसकी ये नॉलेज में चीज़ है कि ही हैज़ टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, बट वो डेलिबरेटली कोर्ट के प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए अगर पेश नहीं हो रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है, ये जो मॉडर्न डिवाइसेस को हम इसके अंदर लेकर आ गए, तो ये कोई गलत चेंज नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है, ये एक पॉजिटिव चेंज है जो मेरे ख्याल में वेलकम किया जाना चाहिए। ना कि इस चेंज को हम क्या करें, इसको हम नेगेटिव जो कि अभी हम देख रहे हैं इसको नेगेटिवली हम देखें, इसको नेगेटिवली हमें नहीं देखना चाहिए बल्कि इसको हमें पॉजिटिव देखना चाहिए। तो जो आपको मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था कि इसके अंदर जो एक और अमेंडमेंट जो मैं आपके साथ इसमें, जो वैसे तो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं बट जो आज के लेक्चर के हवाले से एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो क्या है जनाब हमारा, वो इसके अंदर ऑर्डर जो 11A का इंसर्शन है, हमारा जो ऑर्डर 11A है उसके बारे में मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और वो क्या चीज़ है कि उसके मुताबिक क्या है कि फिक्सेशन ऑफ इमीडिएट डेट, कि जैसे ही अदालत के पास मुकदमा आएगा अदालत एक इमीडिएट डेट फिक्स करेगी आफ्टर द क्लोज ऑफ द प्लीडिंग, यानी कि जब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आ जाएगी। तो अब ये 11A क्या कह रहा है कि जब प्लीडिंग आपकी क्लोज हो जाएगी, व्हाट इज मेंट बाई प्लीडिंग का क्लोज होना या क्लोजिंग ऑफ प्लीडिंग। क्लोजिंग ऑफ प्लीडिंग का ये मतलब है कि आपका जो प्लेंटिफ था उसने क्या किया, उसने कोर्ट में प्लेंट ला कर दिया और ऑन द अपोजिट साइड जो आपका डिफेंडेंट था उसने क्या किया, उसने रिटन स्टेटमेंट ला कर दी। तो जब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आ जाती है तो हम कहते हैं कि जनाब ये क्या हो गया, ये हमारा क्लोजिंग ऑफ प्लीडिंग हो गया, हमारी प्लीडिंग क्या हो गई है जनाब, यहाँ पर क्लोज हो गई है। तो जब प्लीडिंग क्लोज होगी तो उसके बाद क्या हो गया, ए डे फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी अंडर ऑर्डर 10। तो कोर्ट क्या करेगा, क्लोजिंग ऑफ फिक्स अ डे करेगा, किस लिए, नंबर 1 फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज अंडर ऑर्डर 10, पहली चीज। उसके बाद डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन अंडर ऑर्डर 11, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन अंडर ऑर्डर 11, और उसके बाद प्रोसीडिंग अंडर ऑर्डर 12। ये सारा प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है। इसमें क्या है, ये एग्जामिनेशन क्यों किया जा रहा है, ये एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड, इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कि यहाँ पर और यहाँ पर अगर एफिडेविट भी मांगा जाएगा तो एफिडेविट भी ले लिया जाएगा कि अगर कहीं पर जरूरत पेश आएगी, और अगर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर किसी बंदे ने उसके मुताबिक एफिडेविट दिया बाद में वो झूठा साबित हुआ या कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर कोई हुई जिसमें कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश की गई, तो कोर्ट उस सूरत में आगे फर्दर जाके एक्शन भी ले सकते हैं। इस सारा कुछ का मकसद क्या है कि एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज, ये इसलिए नहीं कि एग्जामिनेशन वो जो एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ द सिक्योरिटी, कि क्या ये केस मेंटेनेबल है भी या नहीं है, टू चेक द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द केस। और उसके बाद क्या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स है, कोई बंदा खाली फोटोकॉपी तो उठाकर नहीं लेकर आके, क्या ये फोटोकॉपी इनविजिबल है भी नहीं, क्या ये कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है या नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग क्या किया जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद प्रोसीडिंग अंडर ऑर्डर 12 वो कैरी ऑन की जाएगी। और फिर उसके बाद किया जाए, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि वाकई ये यहाँ पर केस मेंटेनेबल है तो ठीक, अदरवाइज यहाँ पर कोर्ट एक और भी उनको ऑप्शन देगा कि यार आप इसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्यों नहीं लेकर चले जाते। तो अगर कोई इसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में लेकर जाना चाहेगा तो 89A 30 डेज का टाइम दिया जाएगा कि विद इन 30 डेज आप 89A के तहत अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जरिए से इस मामले को हल करने की कोशिश करें, अपना कुछ सालिस बना लें, कोई थर्ड पर्सन जो आप लोगों के इस मसले को हल करे। तो उस मकसद के लिए उनको 30 डेज का टाइम दिया जाएगा कि अगर आप कोई भी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई मोड अपनाना चाहते हैं तो उसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जरिए से आप अपने मामले को क्या कर लें, हल कर लें। 11B जो इसमें अमेंडमेंट आई तो वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मुतल्लिक ही है, उसी को ही वो क्या करती है, उसी को मेन वो डिस्कस करती है। इसमें फिर वो एफिडेविट वगैरह का भी जिक्र आया और भी इसके अंदर बहुत सी अमेंडमेंट्स आई है, लेकिन हमारा जो बेसिक आज का फोकस था
वो हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और जो समनिंग प्रोसेस के अंदर जो मेजर अमेंडमेंट्स आई थी वो हमने मेनली डिस्कस करनी थी कि ये जो दोनों अमेंडमेंट्स जो एक 2018 एंड 2020 जो 1 नवंबर को एप्लीकेबल हुई है, इसमें क्या एक मेजर जो चेंज आया है वो हमने बेसिकली देखना था कि उस चेंज के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आई हैं। तो पहला चेंज क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस वो अपॉइंट किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। और उसके बाद जब भी आप सीनियर सिविल जज के पास कोई मुकदमा फाइल करेंगे तो सीनियर सिविल जज वो मुकदमा एडमिनिस्ट्रेटिव जज को देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जज प्री ट्रायल प्रोसीडिंग कंडक्ट करेगा, वो उस प्लेंट के बदले में रिटन स्टेटमेंट लेगा। रिटन स्टेटमेंट लेने के बाद कोर्ट जो है वो ऑर्डर 9 के तहत जो एक्सपार्टी प्रोसीडिंग का प्रोसेस है वो कंडक्ट करेगा। और उसके बाद जो है वो 10, 11, 12 जो ऑर्डर्स हैं उनके तहत वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग के अंदर ये चीज़ देखेगा कि ये केस मेंटेनेबल है या नहीं। अगर उसको मेंटेनेबल लगेगा और उसको लगेगा कि वाकई किसी के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो फिर वो फ्रेमिंग ऑफ इशू करेगा। तो फ्रेमिंग ऑफ इशू तक का जितना भी प्रोसेस है इट विल बी कैरिड ऑन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव जज। एडमिनिस्ट्रेटिव जज ये सारा प्रोसेस करने के बाद एविडेंस के लिए कॉल करेगा विटनेसेस की लिस्ट, और उसके लिए फिर वो विटनेस के साथ ही ये सारा कुछ ट्रायल कोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा। ट्रायल कोर्ट विद इन 90 डेज इटसेल्फ और विद द हेल्प ऑफ द कमीशन उस एविडेंस को रिकॉर्ड करेगा। और एविडेंस को रिकॉर्ड करने के बाद ये 90 डेज का टाइम होगा। एविडेंस को रिकॉर्ड करने के बाद विद इन 20 डेज वो क्या करेगा, वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगा। और जब वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगा, डिग्री पास करेगा, तो ये डिग्री ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके लिए कोई अलग से दरखास्त देने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। और फर्दर जो उसका पहले वाला प्रोसेस है वहाँ पर भी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास भी उसको भी हमने लिमिट किया कि भाई तुमने क्या करना है कि जब तुम्हारे पास कोई भी प्लेंट आएगा विद इन 30 डेज तुमने उसकी रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो क्या करनी है, वो कॉल करनी है। इससे ज़्यादा अगर वो टाइम लेगा तो आपने उसको एडमिट फर्ज कर लेना है। और उसके बाद जब वो रिटर्न स्टेटमेंट आएगी विद इन 7 डेज फ्रेमिंग ऑफ इशू, और विद इन 7 डेज आपने जो भी कोई उसमें मामलात आए उनको आपने सुनना है। इस दौरान अगर किसी भी स्टेज पर कहीं पर भी कोई दरखास्त आ जाती है तो स्टे द प्रोसीडिंग विल नॉट बी स्टे, विल नॉट बी हाल्टेड, प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी। हाँ, साथ जो मिसलेनियस एप्लीकेशन आएंगे उनको सुना जाता रहेगा। और उसके बाद जब फाइनल डिग्री पास हो जाएगी उसके खिलाफ अपील और रिवीजन के लिए कि जब भी आप अपील और रिवीजन फाइल करेंगे तो अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ द 60 डेज उस अपील और रिवीजन को क्या करेगा, डिसाइड करेगा, ताकि इस केस को विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर अपीलेट फोरम तक इसको क्लियर किया जा सके। ये है जनाब हमारी जो मेन अमेंडमेंट आई है। और उसमें जो समनिंग का प्रोसेस है उसके अंदर एक मॉडर्न डिवाइसेस को ऐड कर दी कि मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, और उसके अलावा जो आपके सारे मोड साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ, जब आपने एक के बाद दूसरा ही करना है, उस टाइम को वेस्ट करने के बजाय एक ही साथ सारा का सारा प्रोसेस आप ओरिजिनेट करें, इनिशिएट करें, ताकि वो चीज़ विद इन टाइम जो है वो कोप अप हो सके। फर्दर इसके हवाले से लेक्चर्स, क्योंकि अभी इसका जो एक 2018 वाला जो पार्ट था उसके अंदर जो मेन इसके अंदर एक सब्सटेंटिव जो लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स आई थी वो मैंने भी आपके साथ कुछ डिस्कस नहीं की। वहाँ पर जो ऑर्डर आपका जो सेक्शन 7 था स्मॉल काज कोर्ट्स वाला, वो क्या हुआ था, स्मॉल काज कोर्ट्स हमारे यहाँ पर वो ओमिट हो गया था। उसके अलावा और भी कुछ इसके अंदर जो चेंजेस आए थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किए। 12(3) एक नया आ गया, उसके अंदर सेक्शन 24 के अंदर से जो स्मॉल काज कोर्ट की प्रोविजन थी उसको निकाला गया। उसके बाद सेक्शन 33 के अंदर जो है वो आपका एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था। उसके अलावा 35 के अंदर अमेंडमेंट आया, और भी बहुत से सेक्शन हैं जिनमें अमेंडमेंट आया। बहुत से ऑर्डर्स है। ऑर्डर 21 के अमेंडमेंट्स को ज़्यादातर मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि स्टिल ऑर्डर 21 का जो लेक्चर है वो मेरा पेंडिंग है, और इंशाल्लाह वो बिफोर 17 नवंबर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के हवाले से विद द अमेंडमेंट्स हम उसको इंशाल्लाह करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द न्यू CPC अमेंडमेंट्स, जिनको हमने पता नहीं क्या समझा हुआ है। इट्स अ पॉजिटिव स्टेप फॉर द स्पीडी सिविल ट्रायल्स। इसको फेवर करें, इसको सपोर्ट करें, ना कि इसके अगेंस्ट खड़े होकर इस प्रोसेस को वहीं पर फिर दोबारा की तरफ आप जो है वो स्लोनेस की तरफ धक्का लगा दें। अगर इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।